मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे लड़कियों को इतनी अहमियत शायद आज भी नहीं मिलती है। तो वहाँ पे मतलब मेरी 2 बहनों के बाद जैसे मैं थर्ड बोर्न होती हूँ तो मेरे पापा जी को भी लगता है कि एक लड़की और पैदा हो गई, तो उन्हें टेंशन आ जाती है। पापा जी के एक्सपायर होने के बाद जो माहौल हुआ, सब हमें ऐसे दुख भरी नज़रों से देखना स्टार्ट किया। फाइट हमेशा एग्रेशन की रहती है। जो समाज बोलो या फैमिली मतलब परिवार बोलो, तो उनकी बातें सुन सुन के वो गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। रिलीजन को लेके भी काफ़ी लोगों के सवाल रहे कि शायद धर्म परिवर्तन किया, 2 चावल की बोरी में बिक गई, मतलब काफ़ी मैंने कमेंट ये देखे। MMA को जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था, सबको बताना पड़ता था मैं ये गेम कर रही हूँ। और एक सलमान खान की कोई मूवी आई थी, उसको मैंने कहा वो केज के अंदर लड़ते हैं, मैं वो गेम कर रही हूँ। जो अंदर एक जज्बा रहता है ना करने का, वो विदेशी से ज़्यादा है, बस गाइडेंस की कमी है। आने वाली जनरेशन सोशल मीडिया की साइड में ज़्यादा घूम गई है। इंजरी के बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आपके पैर में है तो आपके कोच ये बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ ठीक है, दोनों हाथों से ट्रेनिंग करो। गिव अप नहीं करना है, डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंड रहना है और हार्ड वर्क करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस से भारतीय खेल इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। जी हां, वो सिर्फ ना एक एथलीट हैं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी हैं। उन्हें प्यार से द साइक्लोन पुकारा जाता है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है। शुरुआत बात करूं तो 5 बार की नेशनल वुशु चैंपियन के साथ साथ भारत में MMA प्रमोशन की मैट्रिक्स फाइट नाइट की स्ट्रोवेट चैंपियन भी रही और हाल ही में कुछ महीनों पहले उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम जोड़ी जो उन्हें लेजेंड की कैटेगरी में शामिल कर देता है। जी हां भाई और बहनों, अब मेरे साथ हैं एक ऐसी एथलीट जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट मंच, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC के ऑक्टागन में ना सिर्फ भाग लिया बल्कि चैंपियन बनकर भी उभरी और पहली जीत हासिल करने वाली, पहली जो कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला एथलीट भी बनी। इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन हर संघर्ष पर इनका फाइटिंग स्पिरिट शानदार तरीके से उभरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं भारत की शान और MMA की स्टार पूजा तोमर जी का। पहले पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान में और इतने कम समय में हमें मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किस तरीके का एक तो जो शुरुआत मैंने की, मैं एक तरीके से उसी मैच में आपको लेके जाना चाहूँगा। किस तरीके की तैयारियां, मैं एक बार फिर से वहीं लेके जा रहा हूं आपको, क्या इमोशन और वो जो जीतने के बाद जो एक रॉ इमोशन भी हमें दिखा था, उस मैच के बारे में हमें जरूर बताइए और उस समय उस पल पे लेके चलिए हमें एक बार। हमेशा मेरा UFC का सपना रहा था कि काश ऐसा हो सकता। मैं मतलब सपना था कि पता नहीं पूरा होगा नहीं, बट वो मेरा पूरा हुआ। और मतलब उस टाइम पे घर से दूर जाना, मम्मी अकेली थी, उन्हें छोड़ के मैं इंडिया से बाहर थी ट्रेनिंग के लिए। और कितनी बार ऐसा भी होता था, इंजरी होती थी और खाना पीना की डाइट अच्छे से लेना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस की। और मतलब मेरे लिए तो एक सपने से भी ऊपर कोई चीज़ होती है, वो है कि वहाँ पे जाके एक जीत हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो जो एक इमोशन जो निकला था जीतने के बाद, वो जो आंसू थे और तमाम चीजें थी, वो साफ बता भी रहा था। वो सेक्रीफाइसेस एक तरीके से निकल कर भी आ रही थी। एक प्रिपरेशन को लेकर भी जरूर बात कीजिएगा, उस समय की प्रिपरेशन और अभी किस तरीके की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। हम चाहेंगे कि आप एक दर्शकों को वो भी बताएं कि एक UFC फाइटर का क्या डेली रूटीन होता है। तो अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी हमें बताइएगा कि तमाम चीजें और डाइट के बारे में अपने जो सेक्रीफाइसेस आपने की, वो किस तरीके से, एक पूरा अपना डेली रूटीन हमें जरूर बताइए। आपकी सुबह से क्या कुछ एक UFC फाइटर के जीवन में होता क्या है आखिर? मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब आपको बॉक्सिंग भी आनी चाहिए, किकिंग, और आपकी रेसलिंग भी अच्छी हो, जूजुत्सु भी अच्छा हो। तो यही होता है कि मॉर्निंग आप की जूजुत्सु क्लास होती है, फिर उसके बाद थोड़ा आपको बॉक्सिंग सीखना होता है। मतलब कुछ हर चीज़ का एक रूटीन रहता है और उसके बीच में प्रॉपर आपको एक MMA की क्लास लेनी होती है। अच्छे से प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट
ट्रेनिंग के लिए रेडी हो, जी। डाइट लेनी पड़ती है कि भाई प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब लिमिट में लेना है, तो सारी ये चीज़ें होती हैं। प्रोटीन को लेकर जो बातें हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात चलती है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, आप भी बिलीव करती हैं इसमें? मैं तो ज़्यादातर मुझे वेज पसंद है, हाँ। लेकिन मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, हाँ। तो मुझे थोड़ा वेज मिलना मुश्किल है, तो मुश्किल है वेजिटेरियन जी। के लिए प्रोटीन ज़्यादातर ढूंढना। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप किस तरीके से पिछले कुछ महीने आपके किस तरीके से बीते हैं, तैयारियां आपकी क्या हैं, और आने वाले किन मैचेस की आपकी तैयारियां किस तरीके की हैं, वो भी जरूर बताइए हमें। मेरी लास्ट फाइट के बाद मेरी एल्बो में इंजरी हो गई जी। थी, जिसकी वजह से मैं यूएफसी परफॉर्मर में भी अपने रिहैब के लिए थी, और उसके बाद जिस चीज़ की कमियां रही हैं उसमें मैं सुधार कर रही हूँ कि आने वाली फाइट में कोई कमी ना रहे, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। जी, इंजरी को लेकर बात हुई। बहुत ज़्यादा इसमें आप, एक ऐसा गेम है जिससे आप इससे अछूते तो रह ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा जो इंजरी जिसने आपको परेशान किया हो, और साथ-साथ में हमें ये भी थोड़ा-सा आप चाहेंगे कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट भी हमें दर्शकों को दें कि किस तरीके की इंजरीज़, और सबसे मुश्किल काम उस इंजरी से रिकवरी करना, उसके लिए ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस तो अपनी जगह है ही, वो जो मेंटल फिटनेस की जो बात तमाम लोग करते हैं कि वो बहुत ज़रूर, वो किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस रहता है? इंजरी काफ़ी बार हुई है। एक बार मैं इंजरी में फ़ाइट भी करके आई, जो जी। कि बहुत सीरियस थी, मेरे नी में इंजरी हो गई थी। लेकिन इंजरी के बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आपके पैर में है तो आपके कोच ये बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ ठीक है, दोनों हाथों से ट्रेनिंग करो। तो ये तो गेम है ही, आपको चाहे विन है चाहे आपका लूज़ है, आपको तो चोट तो लगनी है। और इंजरी के लिए प्रमोशन भी आपकी पूरी हेल्प करता है। अगर आप इंजर्ड जी। होते हैं तो पूरा मेडिकल आपका वो ही देखते हैं। जैसे एमएमए की फाइट्स को भी लेके, एक मैच को लेकर बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, और लोगों से मैंने सवाल भी पूछे कि पूजा जी से कुछ सवाल पूछे। एक मैच का बड़ा लगातार जिक्र कर रहे थे, वो शेनॉन के साथ जो मैच था उसके बारे में बात कर रहे थे कि पूजा वो मैच जीत रही थी, एक लगभग एक नॉकआउट लगा चुकी थी वो, और उस पे लोग बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, लोग उस पे जाके नहीं उन्होंने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ऐसे गलती कर दी। आप उस मैच को कैसे याद करती हैं? दुख होता है, या फिर आपको भी लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ गलतियां कर दी? क्या सोचती हैं उस मैच के बारे में? दोनों चीज़ होती है। थोड़ा दुख भी होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने हाथ में था मैच, और जी। जो नहीं हो पाया। और गलतियां भी, क्योंकि हार होती है, उसके हाँ। लिए कोई भी आप वो नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो वो है कि जो भी है गलतियां वो ठीक करनी है। सबमिशन था, बट ये है कि आगे अपना जुजुत्सु को और बेटर करना है। इसमें इसको लेकर भी लगातार मैंने एक इंटरव्यू भी आपका सुन रहा था, जिस मैच में आप इंटरव्यू में कह भी रही थी कि उस बॉडी गेम को लेकर भी आप थोड़ा लगातार बातचीत उस पर भी रहती है ये, और जिस तरीके का वो एक सबमिशन जो था, वो उसमें कितना अपने आप को तैयार पा रही हैं आने वाले मैचेस के लिए? आप किस तरीके से उसकी तैयारी, आपकी सबमिशंस को लेकर अभी अलग से भी कोई तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, नहीं, मैं अपना पूरा बीजेजे पे अभी जी। ध्यान दे रही हूँ कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि मुझे ये लगे कि हाँ, नहीं, मुझे इसके लिए और ज़्यादा रेडी होना था। तो मैं हाँ, अपना बीजेजे सुधार रही हूँ और जी। ज़्यादा। थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड पर भी आते हैं। दर्शकों को ज़रूर बताइएगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, फैमिली में कौन-कौन है, और कोई कैसे इस प्रोफ़ेशन में आना, क्योंकि पहली बार कोई लड़की यूएफसी तक पहुँची, और ना सिर्फ पहुँची बल्कि जीत भी हासिल की। आप एक प्रेरणा हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, और लोग उसको एक तरीके से उसको समझना भी चाहते हैं उस प्रोसेस को, कि भाई हम भी अगर करना चाहें तो ज़रूर एक शुरुआत अपने जो आपकी करियर की अब तक रही है, और जहाँ से आपने शुरुआत की, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए उसके बारे में भी। मैं एक यूपी के छोटे से गांव से आती हूँ। मैं जी। वेस्ट यूपी से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे लड़कियों को इतनी अहमियत शायद आज भी नहीं मिलती है। जी, तो जी, वहाँ जी। पे मतलब मेरी 2 बहनों के बाद जैसे मैं थर्ड बोर्न होती हूँ, तो मेरे पापा जी को भी लगता है कि एक लड़की और पैदा हो गई, तो उन्हें टेंशन आ जाती है। मेरे परिवार में किसी को भी मतलब नहीं एक्सेप्ट करते कि 3-3 लड़कियां पैदा हो गई ओके। हैं। तो हमेशा ये रहा कि धीरे धीरे जैसे ही बड़ी हुई तो वो दिखता था कि लड़कों को बहुत अहमियत मिलती थी, लड़कियों को नहीं। तो मुझे ये प्रूव करना था कि लड़कों जितना ही मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लड़कियां सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चूल्हा चौका ही करेंगी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई। फिर पापा जी के एक्सपायर होने के बाद जो माहौल हुआ, सब हमें ऐसे दुख भरी नज़रों से देखना स्टार्ट किया कि अरे सिर्फ लड़कियां है, कैसे होगा, ना तो भाई है ना पिता है, कैसे इनका घर चलेगा। बड़े दुख के मतलब हर दूसरे दिन औरतें आके मम्मी को दुख भरी नज़रों से देखती थी। तो वो चीज़ मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसे वॉरियर स्पिरिट हो गई कि मैं अपनी मम्मी को संभालूंगी, मैं अपनी दोनों बहनों का एक भाई की तरह मैं काम
काम करूँगी। और मैं मम्मी के साथ खेती करना स्टार्ट किया, और मुझे उस खेती ने भी, क्योंकि जाटों में ज़्यादातर खेती जी होती जी है, जी। तो मैं मम्मी के साथ मैंने खेती करनी स्टार्ट की। और वहाँ से मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग होती चली गई, क्योंकि मैं खेत में पानी चलाना और ईख कटाई करना सब कुछ करती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं स्ट्रॉन्ग हुई, और मैं कुछ मार्शल आर्ट, जैकी चैन की मूवी देख जी के जी मूव जी। सीखती थी कि अगर किसी लड़के को अगर मैं पीटूं तो मैं कैसे उसको मुंह जी। से हरा सकती हूँ। तो ऐसे कर करके मैंने कराटे किया, उसके बाद मैं वुशु में आई, तो वहीं से मेरी ये एमएमए की जर्नी स्टार्ट हुई। जो आपने जो एग्रेशन की बात की, एक वो जरूर आपकी जो फैमिली की जो आपने बात की, पिता के, बहुत आप छोटी थी उस वक्त जब आपके पिता का निधन हो गया, क्या एक जो सवाल जो लगातार बहुत लोगों ने भी पूछने को कहा कि क्या एक यूएफसी फाइटर को गुस्सा होना जरूरी होता है, उसके अंदर गुस्सा भरा होना जरूरी होता है, और पूजा कैसे तैयारी करती हैं? क्या कोई मैच से पहले अपने आप को गुस्सा दिला रही होती हैं, कुछ ऐसी चीजें याद करती हैं कि गुस्सा एग्रेशन जो है, और कई मैचेस में हमने देखा है कि आप बुला रही होती हैं आओ आओ आओ, वो एग्रेशन क्या मतलब फाइटर को क्या अंदर से होना बहुत गुस्से वाला होना पड़ता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो काम होता है वो और अच्छे से फाइट कर जी जी पाता जी। है, और ये एग्रेशन का है। मैं मतलब फाइट हमेशा एग्रेशन की रहती है, बट मेरा जो रहा है वो बचपन से, जो समाज जी। बोलो या फैमिली मतलब परिवार बोलो, तो उनकी हाँ। बातें सुन सुन के वो गुस्सा मेरे अंदर भर जी गया था। और वो चीज़ अब थोड़ा धीरे धीरे ठीक भी हो रही है, क्योंकि गुस्से में आप अपने खुद के भी मुंह भूल जाते हैं कितनी बिल्कुल। बार। जी जी। तो गुस्सा कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। आपकी तैयारी कैसी रहती है? अब आप वो तो चलिए स्टार्टिंग, अभी आप किस तरीके से जब मैच प्रिपेयर कर रही होती हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं? मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जहाँ जो मेरा ड्रीम था यूएफसी, हाँ। अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे वहाँ पे खड़े होने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना है हर चीज़ में, चाहे वो ग्राउंड गेम है, रेसलिंग है या स्ट्राइकिंग है, तो जी। मुझे हर चीज़ में अच्छे से प्रिपेयर होना है। एक जो अपनी प्रिपरेशन की ही बात की, तो उससे भी किस तरीके की डिफिकल्टीज मैं जरूर जानना चाहूंगा। इंडिया में खासतौर पर बहुत सारा जो मैंने भी कुछ लोगों से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि वो उस लेवल की वो कॉम्पिटिटिव जो आप प्रिपरेशन आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको मिले, क्या आप उस तरीके की प्रिपरेशन आपको अभी यहाँ मिल रही है? जो क्या पेड जो प्रोमोटर्स जैसे भी हैं वो उतनी फाइट मिल पाती है? क्योंकि बहुत जो कंप्लेन जो बहुत सारे जो हमारे फाइटर्स करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो उनको वो उस तरीके के फाइटर्स उनके नहीं मिलते, उनके कई बार उनको अनफेयर एक फाइट उनको एक तरीके से मिलता है। आप इस तरीके की आपको फेस करना पड़ता है, और कहाँ तक इन बातों में सच्चाई आप मानती है? हाँ, मैं जब एशिया की एक लीग है उसमें मैं फ़ाइट करती थी, तो उसमें जी कुछ अनफेयर बोल सकते हैं जी कि भाई हाँ, क्योंकि इंडिया में उस वक्त एमएमए इतना जी जी पॉपुलर जी नहीं था, और घर की सिचुएशन देख के मुझे पैसों की भी ज़रूरत जी थी। जी। और मतलब मेरा ड्रीम था यूएफसी में जाना, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी फैमिली भी थी बिल्कुल। जिनको देखना था। तो उसके मतलब ये सारी चीज़ें होती चली गई। इंडिया में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं था बिल्कुल। उस वक्त कि जहाँ प्रॉपर एमएमए की ट्रेनिंग हो सकते हैं। मेरे टीममेट है हिमांशु, उनके साथ मैं वुशु की ट्रेनिंग करती थी, फिर उन्होंने ही थोड़ा मुझे एमएमए के लिए बताया। कितनी बार हम यूट्यूब पे देख के आपस में ट्रेनिंग करते थे, मूव सीखते थे। जी। मतलब कोई यकीन नहीं करता था कि हाँ भाई हाँ हाँ जी। तुम ऐसे देख के वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ मैं इंडिया के एक प्रमोशन में फ़ाइट की, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि पूजा हम बेल्ट की फ़ाइट रखाएंगे आपको, हम ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजेंगे बाली। फिर वहाँ से मेरा तरीके से एमएमए करियर स्टार्ट हुआ। ये 3 जी सालों जी। में मेरी लाइफ चेंजेस हो गई एकदम। बिल्कुल, जो आप बात भी कह रही हैं, क्योंकि अब हमारी जो डिफिकल्टीज जो इंडियन एथलीट्स या आप जैसी फाइटर जो फेस करती है, वो शायद विदेश में शायद वो उसको समझा भी ना पाए कि जो एक लड़की जिस सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बाहर निकल कर आ रही है, जिन चीज़ों को फेस करते हुए निकल कर आ रही है और फाइटर बनने का सपना देख रही हो, तो कई बार ऐसा, और क्या आप जैसे और भी देशों में जो ये प्रॉब्लम्स जो इंडियंस जो अगर फाइटर फेस करता है, मुझे लगता नहीं कि विदेश में उस तरीके का उनको फेस भी करना पड़ता होगा। नहीं, विदेश में तो ऐसा होता है कि आपको हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ किक बॉक्सिंग, जी मतलब उनके नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल जी। भी जो रहते हैं वो अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं हमारे फाइटर्स, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कैसे ट्रेन जी करना है। तो मैं बस यही बोलती हूँ, जितने भी जैसे आने वाली जनरेशन है सबको ये बोलती हूँ, एटलीस्ट आप बॉक्सिंग स्टार्ट करो, हाँ हाँ हाँ। आप रेसलिंग करो, कहीं ना कहीं कॉम्बैट गेम से जुड़े रहोगे तो एमएमए में और अच्छा कर पाओगे। आने वाली जनरेशन को लेकर भी बात की आपने, तो एक सवाल ज़रूर इससे पूछूंगा मैं कि आने वाले किन खिलाड़ियों पर हम भी नज़र रखें, खासतौर पर अगर महिला फाइटर्स की ही बात करें, तो कौन कौन आपको लगता है? 2-3 नाम मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लें कि लग रहा है इनमें पोटेंशियल आपको दिखता है।
सबसे पहले तो मैं आशा एक लड़की है, अभी वो कराटे कॉम्बैट खेलती है, उससे काफ़ी उम्मीद है कि वो आगे अच्छा करे। अभी एक सोनम करके हैं, वो भी अच्छा कर रही है। फिलहाल मैं ये 2-3 लड़कियां देखती हूँ। सुचिका तरियाल है जो कि ब्रेव में फ़ाइट खेली हैं, वो जूडो की काफ़ी इंटरनेशनल मेडलिस्ट रही हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनसे भी काफ़ी उम्मीद है कि मैं तो मतलब सबसे पहले उन्हें ही रखना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एमेच्योर में इतना लंबा उनका करियर रहा है और मेरी भी सीनियर रही है वो। तो बस ये है कि और अच्छे से अभी उनके साथ हम भी है, तो आगे चल के वो भी यूएफसी में कम्पीट करें। जी, थोड़ा बहुत इससे भी हट के भी आते हैं। और कौन से स्पोर्ट्स आप पसंद करती हैं या फिर देखना पसंद करती हैं? कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को जिनको आपको लगता है कि इनको देखा जा सकता है, या किन और कोई स्पोर्ट्स पसंद है आपको जिनको देखना उतना पसंद करती हैं आप? मुझे बॉक्सिंग पसंद है। बॉक्सिंग में जरीन है और मतलब 2-3 और है, मंजू है जो मेरी भी जुड़ रही है। तो मैं ज़्यादातर मतलब कॉम्बैट गेम से जुड़े हुए मैं देखती हूँ। तो हाँ, रेसलिंग थोड़ा देख लेती हूँ। अच्छा। और जैसे आपने बॉक्सर का भी माना, और भी कोई बॉक्सर ऐसे कोई पसंद जिनके पुराने के भी, अगर पुराने में कोई मैचेस देखते हो, कोई ऐसा लगता हो कि यार इनके साथ कभी इनके साथ देखने को मिलता हो या फिर इनका मैच देखने को मिलता है, ऐसा कोई बॉक्सर वॉक्सर भी है कोई? नहीं, मेल फीमेल कोई भी ऐसा? बस मैं फीमेल में निखत अच्छा, हुई निखत और कोई। ये सब को अच्छा। ज़्यादातर। आप थोड़ा सा जो आपने पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात की, शुरुआत आपने जिस तरीके से की, अभी एक जो बहुत सारे सवाल एक तरीके से आए, एक रिलीजन को लेकर बहुत सारे सवाल थे और लोग जानना भी चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस पर अपनी बात रखें कि जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आईं और जो आप मैच जीतने के बाद जो भावुक हुई थी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में और एक फाइटर के जीवन में रिलीजन का किस तरीके का इम्पोर्टेंस रहा है। और बहुत सारे लोगों में वो आप कह सकते हैं ना कि खासतौर पर इंडिया में अलग अलग विचारधाराएं हैं, सोच है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर अपनी रखें कि एक फाइटर की लाइफ में, एक खासतौर पर आपकी लाइफ में जीसस ने ही या यीशु ने किस तरीके से आपकी लाइफ को बदला, या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो, ज़रूर बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए इसके बारे में। हाँ, तो रिलीजन को लेके भी काफ़ी लोगों के सवाल रहे कि शायद धर्म परिवर्तन किया, 2 चावल की बोरी में बिक गई, मतलब काफ़ी मैंने कमेंट ये देखे। बट ऐसा नहीं है कि मैं यूएफसी में हूँ इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें चेंज की है, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की है। मैंने मेरे पापा के बिना हमने 20 साल ऐसे गुजारे हैं, उस माहौल में गुजारे हैं। तो मैं हर मतलब धर्म में कहीं ना कहीं जुड़ी रहती थी, लेकिन वो चीज़ में जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उसके वचन को पढ़ा, और उसमें इतना प्यार था कि तुम अपने पड़ोसी से भी प्यार करो, उसके लिए भी प्रार्थना करो, उसके लिए भी, मतलब मैंने अच्छी चीज़ें इतनी देखी कि वो मैंने फील किया। फिर मैं प्रेयर में थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हुई, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें महसूस हुई। तो वो कुछ भी नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि उल्टा लेने की जगह चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना की है कि जो उल्टा मुझे ही बहुत सारा फ़ायदा या पैसा मिलता, तो मैंने उन चीज़ों को भी रोका है कि नहीं, मैं स्पिरिचुअली अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन मुझे देख के गलत चीज़ करे या कुछ भी ऐसा करे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी एक तरीके से मैं मानता हूँ कि एक फाइटर के लिए, और जब आप एक नेशनल फिगर हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी, एक आपके पास एक अलग से एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको आने वाली जो जनरेशन है वो भी आपको उस तरीके से देखे। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक फाइटर भी स्पिरिचुअल हो सकती है और अपने भगवान को, और जिस तरीके से अपने जितने भी इष्ट देव हैं उनको मान सकती है, और जो हमने देखा साफ तौर पर वो नज़र भी आता है। एमएमए को ही लेके थोड़ी सी बात करते हैं पूजा। एमएमए का क्या कुछ आपको लगता है इंडिया में आने वाला फ्यूचर भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से देख पा रही हैं इंडियन फाइटर्स जो यूएफसी में जाने के लिए भी अब तो एक आप लग भी रहा है कि एक फौज निकल, और आप जब यूएफसी में थी भी तो वहाँ इंडियन फाइटर्स को लेकर हमने देखा था कि डेना वाइट को लेकर आपसे सवाल, तो वो क्या उनसे कभी कोई बातचीत हुई, या फिर इंडियन फाइटर्स को लेकर उधर वाले विदेशी क्या सोचते हैं हमारे इंडियन फाइटर्स को लेकर? हमारे बस ज़रूर ये एक मैंने तो 3-4 सवालों का एक क्लब आपको दे दिया है। इंडियन की मार्केट भी अच्छी है फिलहाल, और हमारे इंडियंस में मैं ये समझती हूँ कि मतलब वो जो अंदर एक जज्बा रहता है ना करने का, वो विदेशी से ज़्यादा है, बस गाइडेंस की कमी है। और
एमएमए को जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था, सबको बताना पड़ता था मैं ये गेम कर रही हूँ। और एक सलमान खान की कोई मूवी आई थी, उसको मैंने कहा वो केज के अंदर लड़ते हैं, मैं वो गेम कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब जो मैं देखती हूँ एमएमए को काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया है इंडिया में। फिलहाल ये भी है कि लोग यूएफसी को भी जानते हैं, ये बोलते हैं मैकग्रेगर है, खबीब है, बट थोड़ा भी नहीं पता चल रहा है कि हम, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि हमारे इंडियंस यूएफसी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा नहीं जानते लोग, इसीलिए भी रुका हुआ है। बट ये है कि जैसे रिकॉग्नाइजेशन क्रिकेट को मिल रही है या और भी गेम को मिल रही है, ऐसे अगर एमएमए को मिलेगी तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले में टाइम पे एक नहीं कई हमारे यूएफसी फाइटर होंगे। तो फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? सेफ लग रहा है? कैसा और बढ़िया नजर आ रहा है? कैसा हमें एमएमए का फ्यूचर आपसे पूछे तो? मैं ये देख रही हूँ आने वाली जनरेशन मेहनत तो बहुत कर रही है, बस ये है कि इंडियंस अगर मिल के सपोर्ट करे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं एमएमए में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का नाम आप ऐसे मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कर रहे हैं तो सबको आगे आना चाहिए। और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ये हो गया है कि आने वाली जनरेशन सोशल मीडिया की साइड में ज़्यादा घूम गई है, उन्हें इंस्टाग्राम और मतलब यूट्यूब भी बनाना है, तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से हट के सोशल मीडिया पे आ गया। और ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अभी ज़रूरी लगने लगा है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो भी लोग हैं उन्हें थोड़ा स्पोर्ट्स को एक जो एशियन गेम्स को लेकर भी जो बातचीत है 2026 को लेकर भी, उससे आपको क्या लगता है कि अगर होते हैं उससे फायदा ही मिलेगा एमएमए को? क्योंकि एक पौध तो जरूर आएगी, क्या लगता उसको आपको, क्या कैसे देखती हैं उसको, जो एशियन गेम्स में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो? बिल्कुल, एशियन गेम में हमारी टीम जाती है तो बिल्कुल अच्छा करेंगे, और इसके लिए भी एक बहुत मतलब प्लस पॉइंट है इंडिया में, अगर मेडल आते हैं गोल्ड मेडल तो उससे भी काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी एमएमए को। चलिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है आने वाले समय में भी निखत, इंजरी की हमने बात कर ली, आपका मैचेस की, आने वाले किन मैचेस की आपकी तैयारियां हैं? आने वाले हम कब आपको रिंग पर देखने वाले हैं, उनके बारे में भी बताइए हमें, और किन ओपोनेंट्स को लेकर आप नज़र उन पर भी बनाई हुई हैं, ज़रूर हमें बताइए। मेरी लगभग फाइट मैं फरवरी मार्च में फिर से फाइट करने वाली हूँ, और अपोनेंट की बात है, अपोनेंट हो सकता है कि वो कोई सी कंट्री से भी हो सकती है, यूएस से, चाइना से, ब्राज़ील से। तो उससे पहले मतलब अभी मेरे वेट में मतलब 40-50 लड़के जो है एक्टिव, तो उनमें से भी कोई भी मुझे अपोनेंट मिल सकती है, और बस यही है कि बैक टू बैक फाइट जीत के टॉप 15 में आना है। एक वेट वाली आपने बात की, जिसमें जरूर मैं छोटा सा जरूर पूछ लूंगा, अचानक से जो वजन कम करने का एक जो पूरी जो वो प्रोसेस होता है, छोटा सा अगर बता सके तो आप जरूर हमें बताइए कि अचानक से अगर अब वेट कैटेगरी चेंज होती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। हमने अभी देखा था कि जब ओलंपिक में हमने देखा कि कितने ग्राम के मार्जिन से वो बाहर हो गई थी, तो बहुत बड़ा, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, फाइटर्स कैसे मैनेज करते हैं? हम तो चलिए तो बॉक्सर्स को और हम तमाम हमने उनको देखा, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उसको? इस चीज़ से तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सेफ रखा है, मैं हमेशा गेन पे रहती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत 48 में खेलती थी, अब मैं 52 में हूँ, तो मुझे उसके लिए भी बहुत फोकस करना पड़ता है कि मुझे वेट बढ़ाना है, तो मुझे अच्छी डाइट लेनी है, ऐसा नहीं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाए। और वेट कट करने के लिए यूएफसी में भी जो फाइटर है, काफ़ी फाइटर वो 10 से 15 किलो वेट कम करते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस रहता है। और मतलब मैं ये बोलती हूँ यूएफसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइटर पूरा वीक ध्यान रखते हैं, वो उनकी डाइट स्पेशल जहाँ भी होगी उस कंट्री में पूरा फ्लाइट में डाइट लेके आते हैं, मॉर्निंग में क्या, पूरा डे बाय डे वो वेट चेक करते हैं, अच्छा इनका कितना वेट आया तो उसको ये वाली डाइट दो, तो मतलब मेडिकल से लेके फूड से मसाज पूरा वीक पूरा यूएफसी ध्यान रखता है, और मतलब ऐसा लगता है कि फाइटर को वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है फिर। जी बिल्कुल। जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा जरूर, एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप आने वाले फाइटर्स को और ख़ास तौर पर उन लड़कियों को ज़रूर दें जो जिनका एक तरीके से आपको देख के भी एक प्रेरणा लेती हों और सपना देखती हों कि यार मैं भी उस ऑक्टागन में कहीं ना कहीं, उन लड़कियों के लिए एक मैसेज ज़रूर छोड़ते हुए जाइए आप। बिल्कुल, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर मैं एक छोटे से गांव से जहाँ लड़कियों को रोड पे रनिंग भी नहीं करने देते थे, वहाँ से निकल के अगर मैं यूएफसी जैसे इवेंट में फ़ाइट कर रही हूँ, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। गिव अप नहीं करना है, डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंड रहना है और हार्ड वर्क करना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपने हमें समय दिया और कोशिश करेंगे कि आप जल्द आपसे भी मैचेस अब जब शुरुआत हो फिर आपके साथ मुलाकात हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, तो ये थी पूजा तोमर और लगातार हमारी सीरीज आपके साथ जारी रहेगी और हमने सारी बातें करने की कोशिश की, हर सवाल लेने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।